ऑब्वियसली पीडीएफ है। चलिए, तो बेटा डेप्रिसिएशन हम लोग क्या होता है, क्यों होता है और कैसे लगाते हैं, तो उस चीज़ पे आज हम बातचीत करेंगे। ओके, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन का इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया है। तो बेटा डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स। ये तो हम सबको मालूम है कि जो फिक्स्ड एसेट्स है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स देखिए यूज हो रही है तो उस पर नॉर्मल वेयर एंड टियर लग रहा है, वो घिस रही है, उनकी वैल्यू डिक्लाइन हो रही है। तो सर उनकी जो वैल्यू डिक्लाइन हो रही है वो यूज के कारण हो सकती है, एफ्लक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि समय बीत रहा है इसकी वजह से हो सकती है, ऑब्सोलिसेंस, बोले तो ऑब्सोलीट हो रही है, मतलब प्रचलन से बाहर हो रही है, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई तो पुरानी वाली चीजें ऑब्सोलीट हो गई। तो इन वजहों से, इन रीजंस से उसका नॉर्मल वेयर एंड टेयर का जो मेजरमेंट है दैट इज डेप्रिसिएशन, एंड वी विल चार्ज दैट डेप्रिसिएशन टू P&L अकाउंट। हम लोग उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे। सो अब देखिए डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स। तो बेटा फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स हैज बीन रीनेम्ड एज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, राइट सर? दिस इज इन शॉर्ट PPE. Accounting Standard 10 covers this thing. तो बेटा if you read out your study material, तो पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन, राइट? दिस इंट्रोडक्शन, देन वी हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, और पहला शब्द है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स। So the terminology is property, plant and equipment. Okay? PPE. PP किट नहीं, PP किट तो आजकल डॉक्टर लोग पहन रहे हैं। मित्रों, ये अभी रीनेम हुआ है। अभी तक हम जिसको फिक्स्ड एसेट्स कहते थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हुआ करता था, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है? इसका नाम था अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड assets, but now that has been renamed as PPE. अभी नया नाम रखा है उन्होंने, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड दे हैव रिवाइज्ड सम कॉन्सेप्ट्स, और दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर्स द अकाउंटिंग फॉर PPE एज वेल एज डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन भी आज उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, इट्स नॉट सेपरेट, ये अलग नहीं है बच्चों। तो बेटा जी फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, या प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है? तो दीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज for rental to others, held for use for rental to others, या दूसरों को हमने रेंट पे दिया हुआ है, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से हमने उसको होल्ड किया हुआ, ठीक? एंड आर एक्सपेक्टेड to be used for more than one accounting period. That is normally period of 12 months,
तो बेटा फिक्स्ड एसेट्स क्या है? तो पहले तो आप ये समझो कि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स में जो टेंजिबल है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, राइट? इंटेंजिबल एसेट्स भी फिक्स्ड एसेट्स हो सकती हैं, लाइक पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, गुडविल एसेट्रा. इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आर कवर्ड बाय AS 26, जो कि हमारे कोर्स में नहीं. तो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट इंटेंजिबल एसेट्स राइट नाउ. फिक्स्ड एसेट्स दो प्रकार की होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल. तो जो इंटेंजिबल है वो बेटा AS 26 में और हमारे कोर्स में भी नहीं है. और जो टेंजिबल है उसको उन्होंने नाम बदल के प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट कर दिया. ठीक है, तो अभी हम टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स को क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. ठीक है, दिस विल इंक्लूड फर्नीचर एज वेल, दिस विल इंक्लूड मोटर व्हीकल्स. सर जी अगर मेरे पास देखो साइकिल है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है, शिप है और कुछ है, वो सब टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में आएगा, पीपीई में आएगा. फर्नीचर फिक्सचर भी पीपीई में आएगा. ठीक है, बिल्डिंग आएगी, लैंड आएगी, बिल्डिंग फ्री होल्ड है वो आएगी, बिल्डिंग सर फ्री होल्ड नहीं है और लीज होल्ड है वो भी आएगी. मेरा डेयरी का बिजनेस है और मैंने गाय भैंस पाल रखी है बेटा, वो भी पीपीई में आएगा. सो डोंट कंफ्यूज विद दीज वर्ड्स. ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है एंड व्हाट आर फिक्स्ड एसेट्स, उसकी डेफिनेशन ये है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पीपीई. वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट. अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं या टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं या पीपीई क्या होता है, तो सर जी यू विल नॉट से कि सर इट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. ना ना ना, वो नहीं है, वो डॉक्टर्स वाला है. सर ये जैर्गोन कहलाता है. अभी मेडिकल में पीपीई मतलब पीपीई किट, और अकाउंटिंग में अपने कॉमर्स फील्ड में पीपीई मतलब प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, राइट? सो दिस इज टेक्निकल जैर्गोन. कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कम्युनिकेशन में कि जो जैर्गोन है दैट मेक्स द लैंग्वेज डिफिकल्ट. कौन से बैरियर्स में आता है ये? सीमेंटिक बैरियर्स, लैंग्वेज बैरियर्स है. एनीवे, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीपीई? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, सिर्फ लर्न करने के लिए नहीं, समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है. अगर मैं आपसे पूछता हूं कि पीपीई क्या है या टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स क्या है और आप मुझे आंसर देते हो सर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, व्हीकल्स एसेट्रा, तो गलत हो गया. सर जनरली योर आंसर इज राइट, लेकिन इट इज नॉट पीपीई. पीपीई मीन्स assets which are held by an enterprise for the purpose of use in production or providing services, in production or supply of goods or services which are held for rentals to others and which are held for administrative purposes. तो कोई चीज फिक्स्ड एसेट होगी, इन्वेंट्री होगी या इन्वेस्टमेंट होगी, डिपेंड करता है बेटा उसके पर्पज पर. अगर यूज के लिए रखा है तो फिक्स्ड एसेट है, अगर सेल के लिए रखा है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में तो इन्वेंट्री, और अगर इनकम जनरेट करने के लिए रखा है तो इनकम है, सॉरी इन्वेस्टमेंट है. सर जी लैंड है, लैंड एंड बिल्डिंग. अब लैंड एंड बिल्डिंग मैंने खरीदी और उस पर फैक्ट्री अपनी चला रहा हूं मैं, तो यूज कर रहा हूं, इट इज फिक्स्ड एसेट. सर यही लैंड मैंने खरीदी विद द ऑब्जेक्ट कि 2-4-5 साल में वैल्यू बढ़ जाएगी, बेच लूंगा, एंड आई एम नॉट यूजिंग दैट, तो ये इन्वेस्टमेंट है. फिर ये बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट हेडिंग में नहीं जाएगा,
कहाँ जाएगा बेटा? इन्वेस्टमेंट वाली हेडिंग में जाएगा और हम इसको इन्वेस्टमेंट में दिखाएंगे, बिकॉज वी आर होल्डिंग दिस असेट फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग इनकम। और अगर यही लैंड एंड बिल्डिंग मेरा बिल्डर का केस है और उसने सेल करने के लिए रखा हुआ है, फ्लैट्स बना रखे हैं, बेचेगा उसको, तो ये इन्वेंट्री है। सो व्हाट इज फिक्स्ड एसेट? इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री डिपेंड्स ऑन द पर्पज। If I am having some asset for use, it is fixed asset. If I am having some asset for sale, it is inventory. कार है, जनरली कार फिक्स्ड एसेट में जाएगी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जाएगी बेटा। लेकिन अगर मेरा कार बेचने का बिजनेस है, ठीक है, मारुति जैसी कंपनी है, अब वहां पे एट द एंड ऑफ द ईयर 10, 20, 50 हजार कार हो सकती है उनके पास में, बेटा किधर जाएगा ये? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पे डेप्थ नहीं लगता। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होगा कॉस्ट या मार्केट प्राइस, एनआरवी, व्हिचएवर इज लेस, व्हाइल फिक्स्ड एसेट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। तो सिद्धांत अलग है। इफ आई क्लासिफाई एन एसेट रॉन्गली तो उसका वैल्यूएशन गलत हो जाएगा, अकाउंटिंग के सिद्धांत गलत हो जाएंगे, मेरी बैलेंस शीट, मेरा P&L गलत हो जाएगा, बच्चों ट्रू एंड फेयर खत्म हो जाएगा। तो मेरे को ट्रू एंड फेयर बैलेंस शीट और PL बनाना है। तो मित्रों, फिक्स्ड एसेट्स या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पज ऑफ यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। दिस विल इंक्लूड assets held for rentals to others. This will include assets held for administrative purpose, and they must have a useful life more than 1 year. उसका यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। सो इफ द लाइफ इज लेस देन 1 year, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। हम उसको एसेट नहीं मानेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे, बल्कि हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। फाइन बच्चों, अब देखिए, सो दिस पार्ट इज क्लियर, राइट? तो ये था अपना इंट्रोडक्शन, दिख रहा है ना? डेप्रिसिएशन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे लगेगा और वो क्या है बताया। फिर कहते हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड असेट्स। तो ये भाई फिक्स्ड असेट है। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूं यार, फिक्स्ड एसेट को ही प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहते हैं। फिक्स्ड एसेट इज परचेस्ड, तो बेटा इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट एट ओरिजिनल या एक्विजिशन परचेस कॉस्ट। हाउएवर फिक्स्ड एसेट्स आर यूज्ड टू अर्न रेवेन्यू ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स। तो इट इज नेसेसरी कि हम उस कॉस्ट को एज एक्सपेंस एलोकेट करें और अमाउंट को इस मैनर में करें कि वो सही आ जाए, एंड दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं? सर, वेयर एंड टेयर इन नॉर्मल यूज, एफ्लक्शन ऑफ टाइम, ऑब्सोलिसेंस, टेक्नोलॉजिकल या अदर चेंजेस, डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू और बच्चों डिप्लीशन, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सर जी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इस प्रकार से P&L में चार्ज होगा, राइट? नाउ सर जी, डेप्रिसिएशन हम लोग कैसे लगाएंगे? तो देखिए, एक पैराग्राफ बोल्ड में दिया हुआ, दिस वन। एज पर शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, डेप्रिसिएशन इज सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ depreciable amount of an asset over its useful life. Depreciable amount means cost of asset or other amount substituted for cost less its residual value. The useful life is the period over which asset is expected to be available for use, or number of production or similar units expected to be obtained from the asset by the entity.
तो बेटा ये तो थी असेट्स की डेफिनेशन, दैट इज क्लियर, गुड। अब वी विल मूव टू द डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था अभी तक हमने जो बोर्ड पे डिस्कस किया, और अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, सर ये काला वाला पैरा, काला वाला मीन्स क्योंकि बोल्ड में लिखा हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो डेप्रिसिएशन क्या है? तो बेटा डेप्रिसिएशन एज पर AS 10 एंड शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सेम डेफिनेशन, it is systematic allocation of depreciable amount of PPE over its useful life। ठीक है बेटा, तो देखिए सिस्टमेटिक एलोकेशन मीन्स उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग सम रीजनेबल बेसिस, हम उसका किसी आधार पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लाइक स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, sinking fund method, annuity method, depletion method. So these are the methods of depreciation. Depreciable amount का मतलब है बच्चों cost of asset or amount replaced for cost। Sir, this is revalued amount। रिवैल्यूएशन में आपको आगे पढ़ाऊंगा। लेस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, और बेटा यूजफुल लाइफ मीन्स पीरियड फॉर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज। पीरियड की जगह नंबर ऑफ यूनिट्स या आवर्स या डिप्लीशन भी हो सकता है, ये सब लाइफ है बच्चों। तो देखिए फंडा क्या है बेटा, जो डेप्रिसिएशन आप लोगों ने पढ़ा है, आपने मेथड्स पढ़े, क्वेश्चन में आपको कॉस्ट दिया होता था, स्क्रैप वैल्यू दिया होता था, लाइफ दी होती थी, और डेप्रिसिएशन का मेथड या रेट दिया होता था, और हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन आज हम उससे भी पीछे का डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट। सो व्हाट एवर इज रिटन ऑन द बोर्ड, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले देयर शुड बी एन असेट। सर PPE होना चाहिए, held for use, life is more than 12 months, that those conditions must be satisfied। अब उसका जो कॉस्ट होगा बच्चों वो ले लेंगे, क्योंकि एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। ये लाइन लिखी थी ना एक जगह पर, PPE आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। जब कभी भी कोई एसेट हम खरीदेंगे या बनाएंगे
तो हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे. दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन अकाउंटेंसी कि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो कॉस्ट पर रिकॉर्डेड करी जाती है. मित्रों, अब उस कॉस्ट में अपन एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू घटा देंगे. ठीक है, जो उसका एट द एंड सेल वैल्यू है, एक्सपेक्टेड है, एस्टिमेटेड है, वो लेस कर देंगे. तो जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएबल अमाउंट. नाउ दैट डेप्रिसिएबल अमाउंट इज एलोकेटेड. एलोकेटेड मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड. उसके टुकड़े टुकड़े करेंगे, छोटे छोटे पीस, और ईच पीस विल बी चार्ज टू P&L account. We will transfer that to profit and loss account as depreciation. तो बच्चों, पहले हमको कॉस्ट देखना पड़ेगा, फिर हमको स्क्रैप वैल्यू देखना पड़ेगा, फिर जो डिफरेंस बचेगा दैट इज डेप्रिसिएबल अमाउंट. दिस इज द टोटल अमाउंट which should be charged as depreciation over the useful life. And उस लाइफ में मित्रों, उस पूरे पीरियड में जो यूजफुल लाइफ है, यूजफुल लाइफ मीन्स असेट्स कितने साल यूज होगी. सर, इट कैन बी इन नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ आवर्स, प्रोडक्शन यूनिट्स में भी हो सकती है, या प्रोडक्शन एक्सट्रैक्शन के रूप में हो सकती है इन केस ऑफ डिप्लीशन मेथड. आगे बताऊंगा बेटा, डिप्लीशन पे कंफ्यूज मत होना. तो यूजफुल लाइफ में डेप्रिसिएबल अमाउंट को एलोकेट किया जाएगा यूजिंग सम बेसिस. सिस्टमैटिक एलोकेशन होगा, कोई ना कोई उचित आधार पर करेंगे बच्चों. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन. सर, बोल्ड वाला पैरा एक बार दोबारा पढ़ेंगे. एज पर शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट, डेप्रिसिएशन इज सिस्टमैटिक एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट, ठीक है, ऑफ PPE ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. ठीक है बेटा. अब आगे लिखा डेप्रिसिएबल अमाउंट इज कॉस्ट ऑफ एसेट और अदर अमाउंट सब्सटीट्यूटेड फॉर कॉस्ट. ये बाद में बताऊंगा मैं, रिवैल्यूएशन क्या होता है, वी विल डिस्कस, बाद में बताऊंगा. Less its residual value, the scrap value. Useful life is the period over which asset will be available for use, या number of production units, या फिर बच्चों number of similar units hours हो सकते हैं, depletion हो सकता है, right? तो इन सब बातों को देख करके हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. So what is the funda बच्चों? The funda is very simple and it is कि जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है उसको एलोकेट किया जाएगा ओवर द यूजफुल लाइफ. तो सपोज करिए कि एक असेट है जिसका कॉस्ट है कुछ भी अस्यूम कर लेते हैं, और लेट अस से 12 लाख, 12 लाख, ठीक. और इसका जो स्क्रैप वैल्यू है वो है मान लीजिए 2 लाख. तो जो स्क्रैप वैल्यू है वो 2 लाख है, तो रिमेनिंग बचा 10 लाख. इस 10 लाख का क्या नाम रखेंगे बेटा? डेप्रिसिएबल अमाउंट. मतलब दिस इज द टोटल डेप्रिसिएशन जो यूजफुल लाइफ में लगेगा. अब मान लो यूजफुल लाइफ है 4 इयर्स. अब इस डेफिनेशन को पढ़ो. डेप्रिसिएशन इज सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. अब सिस्टमैटिक मतलब मेथड यूज करेंगे आप लोग. अब मान लीजिए हमने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया, SLM. स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि हम डेप्रिसिएशन को पूरी लाइफ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. ओके, तो बेटा ईयर 1, 2, 3, 4 कैसे करेंगे? स्ट्रेट लाइन. तो हम इसको 10 लाख रुपए को
4 से डिवाइड कर देंगे और ये बचेगा 2.5 lakhs। हर साल का डेप्रिसिएशन बेटा सेम हो जाएगा और हमारी जो असेट बचेगी वो सिर्फ 2 लाख रुपए बचेगी एट द एंड ऑफ 4 years। तो 2.5 लाख का डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड ओवर यूजफुल लाइफ एवरी ईयर। तो देखो, इट इज सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ओवर यूजफुल लाइफ। तो कितना था? 10 लाख डेप्रिसिएबल अमाउंट, यूजफुल लाइफ मैंने 4 अज्यूम किया बच्चों, तो 10 लाख को 4 साल में इक्वली बांट दिया। अभी एक सिस्टम है ना, सो सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ओवर यूजफुल लाइफ, दैट इज डेप्रिसिएशन। ओके, अब मान लीजिए हमने WDV मेथड लगाया, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, पता है ना आपको। इसमें हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे और फिर दूसरे साल का जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो बेटा जो WDV बचेगी, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी, उस पर चार्ज किया जाएगा। तो वो धीमे धीमे लगेगा। सर जी आप देखो, आपकी बुक में आगे मेथड्स दिए हुए हैं, तो WDV मेथड दिया हुआ है। अब WDV में हमें रेट निकालना पड़ेगा। रेट का फॉर्मूला है 1 माइनस रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू है 2 लाख, डिवाइड बाय कॉस्ट 12 लाख का nth रूट। अब लाइफ इज 4 years, तो 4th रूट इंटू 100। तो बेटा कैलकुलेटर काम गया मेरा, ये तो 2 डिवाइड बाई 12 बराबर। अब इसका 4th रूट निकाल, तो ये आ गया 0.638943। इसको 1 में से माइनस करो इंटू 100, तो डेप्रिसिएशन का रेट आया बच्चों 36.1057%। ये रेट आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला यूज किया। अब मैं 4 साल का डेप लगाऊंगा। तो देखो, पहले साल में 12 लाख, ठीक है, इस पर ये परसेंटेज लग जाएगी बेटा, इंटू 36.1057%, तो 433,269। अब इसको घटाने के बाद जो बचेगा दैट इज कॉल्ड WDV। अब वही रेट इस अमाउंट पे लगेगा, तो 766,731 इंटू 36.1057%, सर 276,834। ये दूसरे साल का डेप्रिसिएशन हो गया, ये पहले का हो गया, ये दूसरे का। तो 766,731 माइनस 276,834, 489,897, ये WDV बची। अब इस पर लगेगा इंटू 36.1057%, सर 176,881 माइनस बराबर, ये बचा 3,13,016, ये WDV, ये तीसरे साल का डेप है। अब इस पे लगेगा भैया 36.1057, तो 1,13,016 कितना बचा भैया? 2 लाख WDV। ये 4th ईयर का डेप है। ओके, बस 4 साल ही तो लाइफ थी। तो देखो, अगर आप इन चारों फिगर्स को ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा? अरे भाई 12 में से घटाते चल रहे थे, 2 बचा है, तो ऑब्वियसली इन चारों का टोटल इज 10 लाख। 10 लाख है इसका टोटल, कितना है? 10 लाख। तो 10 लाख इज डेप्रिसिएबल अमाउंट, यूजफुल लाइफ इज 4 years। इस मेथड में भी 10 लाख को 4 साल में डिस्ट्रीब्यूट किया और इस मेथड में भी 10 लाख को 4 साल में डिस्ट्रीब्यूट किया। सो डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज एलोकेशन ऑफ, सर, डेप्रिसिएबल अमाउंट ओवर द यूजफुल लाइफ। तो यूजफुल लाइफ में डेप्रिसिएबल अमाउंट को एलोकेट करने का सिस्टम इज डेप्रिसिएशन। और जो सिस्टमैटिक है, दैट मीन्स वी हैव वेरियस मेथड्स।
हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। अब देखिए आपके मन में जो कंफ्यूजन है वो ये है कि सर आपने ये फार्मूला कैसे सॉल्व करा, है ना? तो लेट मी टेल यू, मुझे नहीं आता। मैं फिर रिपीट करता हूँ बेटा, मुझे नहीं आता। सर ये फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है, आप भी, मैंने स्क्रॉल करके देखा, स्टडी मॉड्यूल में है आपकी, है ना? यू कैन सी, ये यहाँ पे है और आगे मेथड्स दिए हुए हैं। सो दिस इज ऑन पेज नंबर सर 5.8। ओके, तो रेसिडुअल वैल्यू अपॉन कॉस्ट nth रूट 1 माइनस और इनटू 100। बट आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस फॉर्मूला ऑन कैलकुलेटर, मुझे नहीं आता बेटा, ये हमारे कोर्स में भी नहीं है। सो यू नीड नॉट टू वरी हाउ टू सॉल्व द फॉर्मूला, हाउ डिड आई गेट दिस 36.1057। आप इस पे प्लीज मत जाओ, ये हमारे कोर्स में नहीं है बेटा, हमको नहीं आता, ना जरूरत है। यू विल गेट दिस रेट इन पेपर, क्वेश्चन पेपर में मिलेगा आपको, ये फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। आप यकीन करो मेरा, क्वेश्चन में ये नहीं लगाना पड़ेगा, बट जस्ट टू नो कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है? एक्चुअली यू नीड अ साइंटिफिक कैलकुलेटर फॉर कैलकुलेटिंग दिस थिंग। सर आई हैव ए नॉर्मल कैलकुलेटर, इट्स नॉट साइंटिफिक वन। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से हो पाएगा बच्चों, तो इसकी गणना में मत जाओ, अपना दिमाग मत परेशान करो और इस पे ध्यान मत दो। अच्छा, अब यह समझो कि हाउ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड, हाउ इज इट चार्ज्ड, कैसे लगाते हैं हम लोग। सो इट इज लाइक कॉस्ट और फिर उस पर डेप्रिसिएशन का रेट WDV, फिर उस पे रेट, फिर कॉस्ट, फिर WDV, फिर रेट, WDV रेट, WDV रेट। दिस इज हाउ वी चार्ज दिस। हम लोग इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करते हैं मित्रों, एंड दिस इज आवर सिंपल कैलकुलेशन, दिस यू नो। ओके, तो अभी राइट नाउ मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आपको यहां अभी कंफ्यूज नहीं होना है, अभी इस जगह पे नहीं जाना है। होता क्या है, मैं आपको समझाना कुछ चाहता हूं, आप उस चीज को तो छोड़ देते हो, बोले आप समझाते रहो, हमें ये बताओ, अरे भैया ये समझो, दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड बेटा। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन समझ आई? इट इज सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। अगर ये समझ आ गया है, सर ये तो एग्जांपल्स थे कि देखो 10 लाख 4 साल में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, देखो 10 लाख 4 साल में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो दीज एग्जांपल्स आर जस्ट गिवन टू सर कन्विंस दैट दिस डेफिनेशन इज देयर, और यही यूज हो रही है। वी आर एलोकेटिंग डेप्रिसिएबल अमाउंट दैट इज 10 लाख ओवर द लाइफ दैट इज 4 years। दोनों में मैंने आपको ये दिखाया कि भाई 4 साल में 10 लाख डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अब ये रेट कैसे आया उस पर अभी मत जाओ, बाद में बात करेंगे। नहीं करेंगे सर, मेरे को आता ही नहीं है कैलकुलेट करना, मैं सिखाऊंगा कहां से। तो मित्रों ये थी मेरी डेफिनेशन, ओके, एंड आई होप आप डेफिनेशन पे ही ध्यान दे रहे हो, आप और चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हो। चलिए 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 चलिए, कहां गया यार। सो दिस इज डेफिनेशन और ये हो गया, चलिए काला पैरा हो गया बेटा, फर्स्ट पेज। अब कहते हैं डेप्रिसिएशन के लिए बेटा हमको यूजफुल लाइफ चाहिए, यस, इसके बिना नहीं निकाल सकते हम लोग। और दूसरा तीसरा चीज भी हमको चाहिए, क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ असेट, ठीक है, और रेसिडुअल वैल्यू। ये बता दूंगा, ये बता दूंगा, ये बता दूंगा, तो आप इसको डेप्रिसिएशन को निकाल सकते हो, और कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है बच्चों। सो डेप्रिसिएशन कैन बी इजीली कैलकुलेटेड विथ ऑल दिस। सर उसके बाद इसी चीज को ये अपना डिस्कस कर रहे हैं, कोई खास बात नहीं है। अगली हेडिंग है बेटा डेप्रिसिएशन ऑन कंपोनेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सर जी सिंपल है, थ्योरी आप पढ़ लोगे। फैक्टर्स इन मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये मैं बता चुका आपको, यही 3 फैक्टर्स हैं,
और फिर उसको इन्होंने थोड़ा सा थ्योरी में एक्सप्लेन किया है। ये भी पढ़ लोगे बेटा, कॉस्ट में क्या आएगा, और फिर है मेथड्स। ओके, तो नाउ आई विल स्टार्ट विथ मेथड्स। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको, डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्यों लगाते हैं, और ये फैक्टर्स आर कितने इंपॉर्टेंट हैं, राइट। तो ये थोड़ी सी थ्योरी है बच्चों, पेज नंबर 6 तक। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, राइट। और नेक्स्ट क्लास में कल आई विल स्टार्ट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। वहां पे हमें करना है क्वेश्चंस, उसी पर आएंगे। तो मेथड्स पे हम कल से स्टार्टिंग करेंगे। फिलहाल आपको ये पहले समझना है बहुत ध्यान से बेटा, और फिर जो थ्योरी दी हुई है उसको आप पूरा करोगे। तो अगली मुलाकात हमारी होगी कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।